तो हाँ जी, कैसे हैं आप सारे? जय श्री राम, जय हनुमान। वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ ये बेस्ट हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को। ठीक है, जो कि ब्रेन टाइटन्स का है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे ना। में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मानी जाने वाली हैमर कैंडल के बारे में जानेंगे। यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में है और बॉटम एरिया में एक हैमर कैंडल को फॉर्म करते हुए प्राइस रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है। हैमर कैंडल में बॉडी हमेशा छोटी होती है और कैंडल की विक कैंडल बॉडी की तुलना में बहुत लंबी होती है। कैंडल की विक जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ही कैंडल ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगी। हैमर कैंडल रेड या फिर ग्रीन इन दोनों कलर की हो सकती है। यहाँ कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ प्राइस नीचे आते हुए सेलर्स मार्केट में अपना कंट्रोल खो चुके हैं। आई थिंक मैं कलर को तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। मेरे हिसाब से कलर के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ और कलर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। अगर ग्रीन कलर हुआ तो बहुत सारे चांस है मार्केट ऊपर चढ़ते हैं। रेड कलर में बहुत कम चांस है मार्केट ऊपर चढ़ते हैं। तो ये सब मैं बहुत ध्यान देकर देखता हूँ। पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, बट मैं नहीं देखता अधिकतर केस। मैं देखता हूँ अधिकतर केस में। ठीक है, और उसके बाद भी मैं थोड़ा सा डरता ही हूँ हैमर बनने। हैमर मैं अधिकतर ट्राई करता हूँ जब वो मॉर्निंग के ओपनिंग में ही अगर बने ना, जो कल के क्लोज हो। जैसे कि यहाँ पर मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब कहीं ओपनिंग हुआ है मार्केट से, यहीं पे ओपनिंग हुआ है। ओपनिंग होने के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई, बार बार आई। ये हैमर बनाई है, चूंकि ये रेड है तो मैं नहीं लेता। लेकिन हाँ, यहाँ ग्रीन हैमर रहता है तो पक्का यहाँ पे लेते हैं। यानी कि जो फर्स्ट सपोर्ट रहती है ना मॉर्निंग की, वहां पे मैं बाइंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ हैमर पे। ठीक है, और ऐसे पे तो मैं ना हैमर पे बहुत कम विश्वास करता हूँ। जैसे ये देखो हैमर बना है ना, बट मैं यहाँ बाइंग नहीं करता। मतलब उसके लिए भी मैं एक पीए का वेट करता हूँ। जैसे मैं इसको कहाँ लेता पता है, यहाँ कहीं नहीं बना पाता एंट्री। जैसे देखो एक और हैमर बना है, मैं यहाँ कहीं और नहीं बना पाता। मैं नहीं बना पाता हूँ। ये देखो हैमर है ना। ये हैमर है, चढ़ा है हैमर से, बहुत बारी चढ़ा है। पता नहीं मैं नहीं बना पाता। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पीए बन जाए, पीए बनने के बाद देखो ये बना ना, ये देखो ये प्रीवियस हाई ब्रेक करके ये नीचे गिर कर, ये हैमर पे मैं बाई करता हूँ और यहाँ फुल क्वांटिटी पे करता हूँ। ये भी बता रहा हूँ आपको। पर यहाँ कहीं मुझे डर लगती है भयानक, क्योंकि बिगर एसएल में खाया हूँ हैमर पे। है और वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे और प्लस ये जो हैमर है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि जब भी ऐसा गिरता रहे, और गिरने से जो ये बनने से पहले जो रेड कैंडल है वो स्ट्रांग रेड है ना, तब ऐसे पे मैं बाई करता ही हूँ। क्योंकि ऐसे में जो प्रीवियस कैंडल है वो स्ट्रांग रेड है, यानी कि वहाँ फुल सेलर्स आए हैं। ऐसा नहीं कि बायर्स कोशिश ही नहीं किए हैं लगभग, है ना। सेलर्स एकदम दबा के आए हैं, मतलब फुल क्वांटिटी में आए हैं। और जब इतना स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनते देखते हैं मार्केट में, और जैसे उसका हाई ब्रेक होता है ना, तब ये सेलर्स डर के भागते हैं और यहाँ से मार्केट बूम करके चढ़ता है। तो अगर इतना स्ट्रांग ग्रीन कैंडल अगर बने ना हैमर में खासकर, तो मैं ज़रूर बाई करता हूँ। ठीक है, ऐसे कंडीशन में पीए नहीं देखता हूँ। ठीक है, चलो। रहे हैं। उसी समय नए बायर्स मार्केट में अपनी एंट्री बनाते हुए प्राइस को एक बार फिर से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश में लगे हैं। इसी कारण प्राइस यहां से एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। यहां मार्केट में पहले से मौजूद सेलर्स में से कुछ सेलर्स प्राइस को नीचे खींचने की आखिरी कोशिश करते हैं और बाकी बचे सेलर अपना प्रॉफिट बुक करने में लग जाते हैं, जिसके कारण सेलर्स की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। उसी वक्त न्यू बायर्स मार्केट में अपनी एंट्री करते हैं और बाकी बचे सेलर्स को मार्केट से बाहर निकालकर डाउन ट्रेंड को एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में एक बेयरिश ट्रेंड में चार्ट पर दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है, जिससे मार्केट में एक डाउनफॉल आता है और प्राइस तेजी से नीचे गिरती है। इन दो कैंडल में प्राइस एक बहुत बड़ा अंतर पार कर लेने से इसके बाद मार्केट में नए सेलर्स और ऐड नहीं होते, जिससे प्राइस छोटी छोटी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जाती है। यहां सेलर्स द्वारा बनाया गया सेलिंग प्रेशर कम होता देख नए बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे चार्ट पर हैमर कैंडल फॉर्म होती है। लेकिन एक बार फिर से सेलर्स प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं
मगर बढ़ते बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस रिवर्स होके ऊपर निकल जाती है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ प्राइस ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे चार्ट पर हैमर। यहाँ आप देखो यहाँ इन्होंने कुछ कहा कि ये जो वीक वीक कैंडल है ना, थोड़ा सा यहीं से ही बायर्स आते दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो बायर्स आते दिख रहे हैं, तो सेलर्स का भी आना थोड़ा कम हो रहा है ना, थोड़ा कम कम सेलर्स आ रहे हैं, मतलब इसीलिए तो थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा बायर्स ज्यादा आ रहे हैं ना, तभी तो थोड़ा कम कम सेलर आ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप। तो दैट्स वाई रीजन यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती भी है, तो जो कम कम क्वांटिटी में सेलर्स आए हैं वो क्या डरेंगे, और डरेंगे तो वो तो तुरंत तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उससे जो बड़ी मूव देखने को नहीं मिलती है ना। इसीलिए मैं ऐसे भी जगह पे तुरंत बाई नहीं करता, ऐसे जगह पे मैं क्या करता हूँ, पीए का वेट करता हूँ, और पीए पे अगर बाइंग कैंडल मिल जाए तो मैं बाई कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे में ट्रैपिंग होने के चांस रहते हैं, ठीक है। कि देखो ये बहुत कुछ मैटर करता है, बहुत कुछ निर्भर करता है, जो उसका प्रीवियस कैंडल्स रहते हैं। यहाँ पे देखो बायर्स आ रहे हैं बार बार, है ना, सेलर्स उतने क्वांटिटी में नहीं आ रहे हैं, दैट्स वाई रीजन यहाँ पर बनने के बाद, इसका हाई ब्रेक होने के बाद तुरंत ये सब सेलर्स नहीं भागते हैं, है ना, या फिर जल्दी से भाग जाते हैं, या फिर ये पहले ही भाग जा रहे होंगे, थोड़ा कम क्वांटिटी, कुछ ना कुछ होता है ऐसा कंडीशन में, जिसका मार्केट एक की बार में ऊपर नहीं चढ़ता, ठीक है। फॉर्म होती है, लेकिन एक बार फिर से सेलर्स प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, मगर बढ़ते बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस रिवर्स होके ऊपर निकल जाती है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ प्राइस अप ट्रेंड मोमेंटम में हायर लो का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, मगर कुछ समय बाद सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को रिवर्स करते हुए नीचे ले आते हैं, जिससे चार्ट में निचले लेवल पर एक सपोर्ट एरिया बनता है। जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट एरिया में आती है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम होने से सेलर्स अपनी पोजीशन कट करके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और उसी वक्त नए बायर्स इस लेवल पर अपनी एंट्री बनाते हैं, जिससे प्राइस अपना प्रीवियस अप ट्रेंड। चलो, तो देखो ऐसे कंडीशन में क्या होता है पता है, ऐसा बोलोगे तो फिर यहाँ पर भी तो हैमर बना था ना, है ना, कायदे से, है ना, तो यहीं से भी बाइंग आ जानी थी, यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ भी हैमर बना था, यहाँ से क्यों नहीं है, यहीं से क्यों आ गई। तो देखो यहाँ ना कुछ तो कुछ बात रही होगी, है ना। देखो क्या बात थी, यहाँ से जब गिरा तो यहाँ कुछ समय पहले एक बायर्स ने एंट्री की थी, उसके बाद उसके ऊपर नहीं चढ़ पाया, बुरी सिंगल फिन के नीचे आया और इसको ब्रेक कर दिया। अब चूंकि यहाँ से बायर्स नहीं आ पाए तो यहाँ से तो आएंगे नहीं करके, यहाँ पर तो फुल ऑफ माहौल ही था कि मार्केट में ट्रैपिंग होती, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये एक और हैमर बनी जो कि इसके इनसाइड नहीं थी, ठीक है, है ना, इसके लो को ब्रेक करके बनी। तो अगेन यहाँ सोच समझ के मैं बाइंग करता, या फिर मैं बोलता कि एक पीए बनने दो तो बाइंग करूंगा। कायदे से एक पीए टाइप का बना भी है, उसके बाद जो ये हैमर बना है, आई थिंक ये इनसाइड बना है और काफी नीचे है, इसका नहीं चढ़ा क्या, जैसे यहाँ एक चांस था चढ़ने का, है ना। ये कोई हैमर, ये इससे इसी की वजह से नहीं चढ़ा है, यहाँ कुछ ना कुछ, यहाँ पे जो सेल किए थे इतने सारे सेलर्स हैं, 5 10 15 20 25 30 35 मिनट के, वो यहाँ कहीं ना कहीं डरे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, तो यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, क्रिएट होने के बाद यहाँ से प्रीवियस लोग ब्रेक, ये ब्रेक हो गया है ना, बस ये ब्रेक नहीं हुआ रहता ना, तो परफेक्ट से यहाँ से बायर्स आए, नीचे गिरा है, यहाँ कहीं बाइंग कैंडल बनी, हल्का चढ़ के फिर नीचे आई, और यहाँ फिर एक बाइंग कैंडल के थ्रू ये सभी सेलर्स एसएल बुक कर लेते हैं, ऐसा सोच के यहाँ कहीं ना बाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्यों बाइंग नहीं मिली, सोच के देखो, है ना। तो यहाँ क्यों यहाँ क्यों नहीं मिली, यहाँ यहाँ क्यों मिली, हमारा तो यहाँ कहीं भी था, है ना, कुछ कुछ यहाँ पीए था। चलो पीए का देखूंगा तो हाँ, यहाँ पीए बन गया था, पीए बन गया था, लेकिन लो भी तो ब्रेक कर दिया था, है ना। बेस्ट एंट्री यहाँ कहीं थी, यहाँ के बजाय यहाँ कहीं समझ आ जाता कि ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ कहीं एंट्री कर सकते थे, ठीक है। इन हैमर में क्यों बाइंग नहीं है, तो इन हैमर में पहली बात तो मैं यही मानता हूँ कि यहाँ एक सेलिंग पीए बन गई थी,
सेकंड बात ये मानता हूँ कि ये बाइंग कैंडल बनने के बाद उसका लो ब्रेक करके तुरंत कैसे फिर से चढ़ जाएगा भाई, कहीं न कहीं एक पीए तो बनना पड़ेगा, है ना? बायर्स का भरोसा जीतने के लिए, ठीक है? तो बनना ज़रूरी था। कंटिन्यू करती है। किसी भी चार्ट में केवल हैमर कैंडल को देखकर आप रिवर्सल ट्रेड नहीं ले सकते। हैमर कैंडल के साथ साथ आपको चार्ट पर प्राइस एक्शन में बन रहे सपोर्ट लाइन का भी इस्तेमाल करना होगा। अगले एग्जाम्पल में प्राइस अप ट्रेंड में मूव करते हुए हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर बढ़ती है। प्राइस जैसे ही एक नया हाई लगाती है, मार्केट में पहले से एंट्री जब हायर स्लो बनाते हुए मतलब प्योर बाइंग ट्रेंड में है, तब तो कोई पीए बनने की ज़रूरत ही नहीं है ना? तब तो सीधा जैसे मार्केट हल्का नीचे आए तो हम बाइंग करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई पीए बनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ हैमर बना, यहाँ बिल्कुल बाइंग बनता था, ठीक है? यहाँ कहीं देखो बना है, यहाँ भी बिल्कुल बाइंग बनता था, ठीक है? बना चुके बायर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस में छोटा सा करेक्टिव मूव आता है। पिछले हाई पॉइंट पर चार्ट में एक सपोर्ट लाइन बनने से प्राइस इस सपोर्ट लाइन तक जैसे ही आती है, फिर से न्यू बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर हैमर कैंडल बनती है। यहां प्राइस अपने प्रीवियस हाई और नीचे से आने वाले मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहां न्यू बायर्स द्वारा हैमर कैंडल को एक फ्रेश एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया गया है। प्राइस एक्शन में बनने वाले की लेवल के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके आप यहां लॉन्ग ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ठीक है? लाइक और तो मेरा कुछ कंडीशन था उसको मैंने बताया। अब वो फुलफिल करती है तब मैं बाई करता हूँ, ठीक है? तो वीडियो अभी कितना मिनट का बना है? 11 मिनट का है। एक और वीडियो इसी के अंदर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है? कौन सा था? ये हमने ये वीडियो में किया था। ये यूज बुलिश इंगल्फिंग को थोड़ा सा देख लो। ट्रेडिंग करते समय बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं। यहाँ हमें एक रेड कैंडल दिख रही है और उसके राइट साइड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर रही है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में रेड कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के अंदर होती है। लेकिन जब हम रियल मार्केट कंडीशन में ट्रेडिंग करते हैं, तब हमें चार्ट पर इस तरह की परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल नजर नहीं आती। चार्ट पर हमें इस तरह की रियलिस्टिक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिखती है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में आपको कुछ प्रो टिप्स बताता हूँ। टिप नंबर 1, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में इनगल्फिंग कैंडल से पहली कैंडल की साइज दूसरे कैंडल से हमेशा छोटी होती है। टिप नंबर 2, ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज जितनी बड़ी होगी, उतना ही हाई परफॉर्मेंस सेटअप चार्ट पर बनता है। टिप नंबर 3, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल में कैंडल विक जितनी छोटी होगी, वो कैंडल उतनी ही ज्यादा रिलायबल होती है। टिप, कैंडल विक जितनी छोटी होगी वो कैंडल उतनी। ट्रेडिंग करते समय बुलिश एनगल्फिंग कैंडल को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर। ये बाय ऑन डिप है ना? तो जब भी ना इतना बड़ा बुलिश इंगल्फिंग बने ना, इतना नीचे आना है कि चाहे वो बाइंग कैंडल पे ही क्यों ना बने, बाइंग ट्रेंड में ही क्यों ना बने, तुरंत उसके हाई ब्रेक होने पर मत ट्रेड लेना, है ना? कहीं न कहीं यहाँ जो ये ये कैंडल बन गया ना, फिर उसका हाई ब्रेक होने पर एक ट्रेड लेना, वो कहीं न कहीं आपका जाएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, ठीक है? तो कहाँ पे लेना है? यहाँ यहाँ नहीं लेना है ना? यहाँ मत लेना, इसका हाई ब्रेक होने पर लेना, तुरंत मत लेना, मतलब समझ गए ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है? करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं। यहाँ हमें एक रेड कैंडल दिख रही है और उसके राइट साइड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर रही है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में रेड कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के अंदर होती है। लेकिन जब हम रियल मार्केट कंडीशन में ट्रेडिंग करते हैं, तब हमें चार्ट पर इस तरह की परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल नजर नहीं आती। चार्ट पर हमें इस तरह की रियलिस्टिक बुलिश ये बेस्ट बुलिश इंगल्फिंग है, क्योंकि प्योर सेलर्स आए थे, अब प्योर बायर्स आ गए, तो ये सेलर्स तो भागेंगे, ठीक है? ये भी आई थिंक प्योर है, आई थिंक ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है ना?
है ना? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिखती है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में आपको कुछ प्रो टिप्स बताता हूँ। टिप नंबर 1, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में इनगल्फिंग कैंडल से पहली कैंडल की साइज दूसरे कैंडल से हमेशा छोटी होती है। टिप नंबर 2, ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही हाई परफॉर्मेंस सेटअप चार्ट पर बनता है। टिप नंबर 3, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल में कैंडल विक जितनी छोटी होगी वो कैंडल उतनी ही ज्यादा रिलायबल होती है। टिप नंबर 4, ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए हैमर कैंडल के साथ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद की गई ट्रेड एंट्री ज्यादा। मैं इसको मानता ही नहीं, मूविंग एवरेज को। हाँ, लेकिन ये मानता हूँ कि अगर एक बाइंग कैंडल के अंदर एक बाइंग कैंडल बने तो हाँ बूम होता है, उसको मानता प्रॉफिटेबल होती है। टिप नंबर 5, अगर किसी सपोर्ट लेवल पर प्राइस दोबारा सपोर्ट लेते हुए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल। हूँ। ठीक है, बिल्कुल अच्छे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। क्यों पता है? क्योंकि यहीं से मार्केट चढ़ा था, अब ये बोलेगा कि यहीं से अब फिर से थोड़ी चढ़ पाएगा, लेकिन ये नहीं है, यहाँ से चढ़ा था। और आई थिंक लिक्विडिटी सही नहीं होने के कारण ही शायद मार्केट इतना नहीं चढ़ पाया। लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद सेलर सोचे कि मार्केट गिरेगा, बस नहीं, बायर्स एक्टिव हो गया, एक्टिव होकर अच्छा खासा ऊपर चढ़ाकर ये कैंडल बना दिए, और जिससे कि इन सब सेलर्स की फटी में आ गई और यहाँ पे मार्केट चढ़ने लगा। ठीक है, अगर ये ऐसा बिना ये लो ब्रेक हुए धीरे 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 आगे लिक्विडिटी क्रिएट होता तो ये जो चढ़ा है ना वो वन वे चढ़ता, पर ये रुक रुक के इसीलिए चढ़ा है थोड़ा सा, क्योंकि ये अ, एक बार सपोर्ट है ऐसे ऊपर चढ़ के बनाया था। ठीक है, चलो। होता है। बेसिक्स जानने के बाद अब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल को रियल टाइम ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है ये जानते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, ट्रेड एंट्री विद पैटर्न ब्रेकआउट। इस चार्ट पर प्राइस बेरिश ट्रेंड में मूव करते हुए लोअर हाई का पैटर्न बनाती है जिससे बॉटम में एक सपोर्ट एरिया बनता है और चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। फर्स्ट टाइम प्राइस जब सपोर्ट के पास आती है तब सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके रिवर्स करने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। मगर अगली बार प्राइस सपोर्ट के पास जैसे ही आती है उस वक्त बायर्स फिर से एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं और चार्ट पर एक यहाँ पर भी सेम हुआ है, सपोर्ट से एक बारी में चढ़ा है, ये देख, ऐसी सपोर्ट से चढ़ने के बाद चढ़ नहीं पाया है। देखो, ये सपोर्ट से चढ़ा है और ये भी चलो सपोर्ट से चढ़ा है, फिर इसी को मानो, और यहाँ से चढ़ नहीं पाया है, सेलर दबा के नीचे लाए, नीचे लाकर यहाँ कहीं कुछ सेलर्स के पोजीशन बन गए, इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ कुछ सेलर्स के पोजीशन बन गए, गिराने की कोशिश की, गिर भी सकता था मार्केट, पर यहाँ गिरा नहीं, और एक बुलिश एंगल्फिंग यहाँ कहीं बनी है। ठीक है, उसका ही ब्रेक करके नीचे आया है, सेलर्स यहाँ एंट्री की है, अगेन देखो बुलिश एंगल्फिंग बनी है, तो यहाँ कहीं तो बाइंग आता ही आता है ना। इसका लो थोड़ी ब्रेक हुआ था, इस सपोर्ट वाले के इसके अंदर ही बना है ना, प्लस इतने सारे सेलर्स को ट्रैप किया है, तब तो और अच्छे चढ़ेगा। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाते हुए ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट में बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, ट्रेड विद ट्रेंड कंटिन्यूएशन। प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में मूव करती है लेकिन कुछ समय बाद हायर लेवल्स पर सेलर्स मार्केट में एंट्री करके प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइस जैसे ही पिछले डिमांड जोन के पास आती है बायर्स फिर से एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं। इससे चार्ट पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है। आई थिंक दिस इज नॉट अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, है ना। यहाँ जो चढ़ा है इन सभी हैमर के और यहाँ सभी जो बायर्स आए हैं उनकी मदद से चढ़ा है मार्केट। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, जो कि इस हाई के यहाँ क्या है, सेलर्स के एसएल पे आने हुए हैं ना कि यहाँ से तू बोलेगा। हाँ, यहाँ सपोर्ट था, सपोर्ट के पास सेलर्स आए, क्लोज नहीं करा पाए, नेक्स्ट कैंडल में फिर सेलर्स आए, क्लोज नहीं करा पाए, बायर्स एक्टिव हो गए मतलब यहाँ से तू ले लेगा। ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ से सेलर्स एक्टिव होकर अच्छा खासा गिराने की कोशिश किए थे। ठीक, ये हाई था, ये हाई था, या फिर तो ठीक है, यहीं तक गया, फिर यहाँ यहाँ तक गया, फिर यहाँ जाने के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके
बायर्स ने पोजीशन बनाया है, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ है और हमेशा एक रेड कैंडल के बाद ये देखिए स्ट्रॉन्ग छोटा सा ग्रीन कैंडल ही बन गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग बन गया ना तो अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं एंट्री बनानी सही नहीं थी। यहाँ कहीं यहाँ डर था, बट हाँ यह एक ही एडवांटेज था कि ये इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, भले यहाँ सेलर्स आए हैं लेकिन लो को ब्रेक नहीं कर पाए हैं। फिर एक कैंडल आया है जो इनसाइड बन गया है, उसके बाद बायर्स एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होकर छोटा मोटा कैंडल नहीं बनाया है, इस कैंडल के भी ऊपर क्लोज कराए हैं, इस कैंडल के भी ऊपर क्लोज कराए और फिर उस स्ट्रॉन्ग कैंडल का यदि हाई ब्रेक होता है तो ये तो है कि सेलर्स डरेंगे, है ना, डरेंगे और इसीलिए मार्केट चढ़ा है। बट इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया है, नहीं तो और यहीं से चढ़ सकता था, बिल्कुल चढ़ सकता था, है ना, या फिर एक पीए बनाकर चढ़ सकता था। एक बार देखो सेलर्स का डरना जरूरी रहता है। यहाँ सेलर्स कहाँ डरे हैं, यहाँ एक सेलर्स डरे हैं जो कि यहाँ कहीं सेल किए थे, इसका यहाँ तक चढ़ा है। ये सेलर्स शायद इसलिए डरे हैं क्योंकि आएगा तो ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ बायर्स कहीं ना कहीं पीए बना के आएगा तो ट्रैप नहीं होंगे करके पीए का वेट किए होंगे, इसलिए शायद ये सेलर्स नहीं डरे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते है और मार्केट अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। चार्ट पर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट टारगेट पिछला स्विंग हाई होगा। लेकिन प्राइस ऊपर बढ़ते समय एक टाइट रेंज में छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर बढ़ती है, जहां सेलर्स बार बार प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कैंडल में रिजेक्शन विक बनती है। इसका मतलब बायर्स रेजिस्टेंस लेवल के पास भी बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। ये एक स्ट्रॉन्ग इसका मतलब बायर्स रेजिस्टेंस लेवल के पास भी बाइंग करने में करके मार्केट में बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। लेकिन कुछ समय खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइस जैसे ही से चार्ट पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है और मार्केट अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। चार्ट पर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट टारगेट पिछला स्विंग हाई होगा। लेकिन प्राइस ऊपर बढ़ते समय एक टाइट रेंज में छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर बढ़ती है, जहां सेलर्स बार बार प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कैंडल में रिजेक्शन विक बनती है। इसका मतलब बायर्स रेजिस्टेंस लेवल के पास भी बाइंग करने में ठीक है, बिल्कुल बायर्स इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम कहीं न कहीं किसी हैमर पे या फिर किसी ऐसा छोटा ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने, लेकिन उससे पहले एक रेड कैंडल बना हो ना, उस पे हम बाइंग करने के लिए सर्वथा एक्टिव रहते हैं। बट हाँ, इतना भी याद रखना कि कहीं न कहीं उसके लिए ये भी प्योर है कि यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके कारण यहाँ कहीं बीच में इतनी जल्दी एंट्री मत बनाओ, इस यहाँ कहीं एंट्री मत बनाओ और यहाँ कहीं एंट्री बनाया हो तो यहाँ कहीं एग्जिट कर लो। ठीक है? इंटरेस्टेड है। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है, और जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ एक बार फिर से ब्रेक करती है, उस वक्त आप सेकंड लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, ट्रेड एंट्री आफ्टर कंसोलिडेशन। इस चार्ट में प्राइस छोटी रेंज में ट्रेड कर रही है, जिससे चार्ट पर एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया और नीचे सपोर्ट एरिया बना है। इसका मतलब यहाँ बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ इक्वल है, जिससे प्राइस कंसोलिडेट होते हुए एक रेंज में फंस गई है। देखो, यहाँ नीचे आया है, यहाँ किसकी बार-बार एंट्री बनी है? बायर्स की। इन सभी बायर्स को कौन निकाला है? यहाँ सेलर्स निकाल दिया। अब किसकी एंट्री बनी है? फिर से यहाँ बायर्स की, फिर यहाँ सेलर्स भग गए ना। अब यहाँ देखो कुछ सेलर्स आए हैं और कुछ सेलर्स की यहाँ तक की एंट्री बन चुकी है। ठीक है ना? यहाँ सेलर्स की एंट्री है। अब देखो, प्राइस इस जोन को जिस भी साइट में ब्रेक करेगी, उस साइट एक स्ट्रॉन्ग मूव जरूर आने वाला है, क्योंकि जोन के दोनों साइट में बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जब तक किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं होता, हम ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। कुछ देर बाद प्राइस एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ इस जोन को ऊपर की तरफ जैसे ही ब्रेक करती है, वैसे ही सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और न्यू बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे प्राइस यहाँ कोई बुलिश एंगल्फिंग के थ्रू मार्केट नहीं चढ़ा है। यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है? तेजी से ऊपर निकल जाती है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, ट्रेड एंट्री आफ्टर पुल बैक। एक अपट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज में हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए कंसोलिडेट करती है। यहां बायर्स प्राइस को बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लो बाइंग वॉल्यूम होने से प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, जिससे इस प्राइस एक्शन को देखते हुए किसी एक साइट में ट्रेड एंट्री करने का डिसीजन लेना मुश्किल है। जब तक प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। कुछ समय बाद चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, लेकिन यहाँ पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस लाइन के पास पुल बैक लेते हुए चार्ट पर फिर से एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है,
जिससे हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको हमारा मिलता है इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, लेकिन कुछ देर बाद ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस लाइन के पास पुल बैक लेते हुए। मुझे धन्यवाद। ना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहाँ न्यू बायर्स द्वारा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। बहुत बटन का अच्छा है। इस्तेमाल करके आप यहाँ लॉन्ग ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा यहाँ देखो जो चढ़ी है ना, वो तो प्योर है भाई, कि देखो भाई कैंडल के कारण चढ़ी है। ठीक है, यहाँ कौन सा तेरे को वो दिख रहा है भाई, एमआर का भूल गया था। ये देखो इसके लास्ट में क्या बोला है, उस पर ध्यान देना ना। कैसा चलता है, डाउनलोडिंग के बाद इतना टफ है। चलो ठीक है, अभी तक जो बताया वो समझ आया ना, तो उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।